Hello everyone, मैं Dr. Akriti Gupta. Today we will learn about the action potential. What is action potential? Potential changes occurring in cell membrane of excitable cells which rapidly propagate. Or we can see the potential difference across the cell membrane which are spreading over the membrane. तो हम जानते हैं कि resting membrane potential, we have discussed about the resting. This is the cell, this is the neuronal cells. हमें पता है कि resting condition में sodium potassium pump how it works. 3 sodium goes outside and 2 potassium comes inside against the concentration gradient. So it needs ATP. ATP converts into the ADP and inorganic phosphate. So sodium potassium pump require ATP for sending sodium outside and potassium inside. तो जो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, हमने डिस्कस किया था -4 मिलीवोल्ट. फिर जो पोटेशियम होता है, सेल इज फ्रीली परमेबल फॉर द पोटेशियम इन द रेस्टिंग स्टेट. तो ये जो पोटेशियम है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल में इनसाइड इंक्रीज होती रहती है. और फिर पोटेशियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जनरेट होता है और जो सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नियर इक्वल होता है. तो व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर द सेल? इट इज अबाउट -70 to -90 millivolt. So some books mention -90 millivolt. It is in between the -70 to -90 millivolt. Some books mention like Dighton mention -90 millivolt and other books like Genong mention -70 millivolt. So whatever it may be, it is between the -70 to -90. So कुछ भी कंसीडर करके चल सकते हैं. तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमको पता है कि कैसे होता है. फिर हम देखते हैं कि जो स्टिमुलस होता है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है एक्साइटेबल सेल्स में, तो सेल जो है वो एक्साइटेड हो जाती है और उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो हम देखते हैं कि कैसे सेल्स में एक्साइटेबल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. हमको पता है कि जो स्टिमुलस सेल्स में कौन कौन से टाइप्स के स्टिमुलस हो सकते हैं सेल में. मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है. लाइक मैकेनिकल स्टिमुलस लाइक प्रेशर या टेम्परेचर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली. तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है जिसकी वजह से सेल जो है वो एक्साइटेबल सेल एक्साइटेड होती है और उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो हम लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूरोनल सेल्स. तो न्यूरोनल सेल्स है, तो जब भी उसमें कोई स्टिमुलस मिलेगा सेल्स को, तो सेल्स में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा. यदि वो पोटेंशियल जो है, ये जो स्टिमुलस है वो यदि थ्रेशोल्ड लेवल तक रीच करेगा तो फिर उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो सेल प्रोपेगेट होगा और वो ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन उसको अप्रिशिएट करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा. तो ये कैसे होती है प्रोसेस? तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला, लाइक हम डिस्कस करते हैं जैसे कि मैकेनिकल स्टिमुलस है, टच का स्टिमुलस है. तो क्या होता है कि कुछ मैकेनिकली सेंसिटिव चैनल्स होते हैं, मैकेनिकली सेंसिटिव मैकेनिकल स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से मैकेनिकली सेंसिटिव सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो गए, जिसकी वजह से कुछ सोडियम जो है वो इनसाइड आता है. अब ये जो सोडियम इनसाइड आया है वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में सोडियम इनसाइड आ रहा है. तो हम इसको देखते हैं कि कैसे, साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो पहले हम ये देखते हैं कि ये सब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. -70 मिलीवोल्ट हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, और यहाँ पे पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है विच इज नियर इक्वल टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो ये पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है. तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इस वक्त थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जिसपे कि सेल एक्साइटेड हो जाती है, दैट इज इसको -55 मिलीवोल्ट. तो जब कोई मैकेनिकली सेंसिटिव मैकेनिकल स्टिमुलस आया, मैकेनिकली सोडियम सेंसिटिव सोडियम चैनल स्टिमुलेट हुए, कुछ अमाउंट में सोडियम जो है वो इनसाइड आएगा. कुछ तो जैसे पहले हमने स्टिमुलस दिया तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं. इसको हम कहते हैं कुछ इसमें चेंजेस होते हैं. जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया है, एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम कहते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट. मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रोड लगाया तो इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे, इसको बोलेंगे स्टिमुलस आर्टिफैक्ट. कुछ चेंजेस होंगे. फिर जब ये स्टिमुलस दिया और वो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड तक पहुंचता है, उसके बाद ही कुछ चेंज पोटेंशियल जनरेट होता है इसमें. तो ये जो पोटेंशियल जनरेट होने वाला जो टाइम है, जितना ये टाइम लगा, उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड. और उसके बाद कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा. तो यदि हम मैकेनिकली सेंसिटिव सोडियम चैनल स्टिमुलेट हुए, कुछ अमाउंट में सोडियम अंदर आया तो इससे कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ, लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक रीच कर सके. तो इमीडिएटली क्या होगा, जितना सोडियम अंदर आया उतना ही पोटेंशियल जो है लीक आउट होकर बाहर चला गया. तो इमीडिएटली ये पोटेंशियल जो है वो डाई आउट हो जाएगा. फिर हमने कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाई स्टिमुलस की, इंक्रीज स्ट्रेंथ का स्टिमुलेट दिया, कुछ सोडियम और इनसाइड आएंगे.
अगेन कुछ आफ्टर लेटिंग पीरियड कुछ स्टिमुलस जनरेट होगा, अगेन वो डाई आउट होगा, जितने सोडियम अंदर आए आउटसाइड चले जाएंगे। फिर हमने और स्ट्रेंथ इंक्रीज करी, अगेन थोड़ा सा और ज्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर वो डाई आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम और स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें कि ये थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक रीच हो जाएगा, और वो थ्रेशोल्ड पॉइंट पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये इतना सफिशिएंट पोटेंशियल जनरेट हो गया है इसकी वजह से कि अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम इनसाइड आएंगे उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। क्योंकि कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, इसमें यहाँ पे एक्टिवेशन गेट होता है, इनएक्टिवेशन गेट होता है। तो जब ये रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन गेट क्लोज होते हैं, इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। तो ये जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम अंदर आता है तो इसका एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो जाता है, एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है। तो क्या होता है इसमें वोल्टेज गेटेड, इसको हम कहेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये कब ओपन हो रहे हैं, जब सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम इनसाइड आ रहा है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर देगा, तो इसका जो एक्टिवेटेड गेट है वो ओपन हो जाएगा, सफिशिएंट और अमाउंट में जो है वो सोडियम इनसाइड आने लगेंगे। तो ये उस पॉइंट पे पहुंच गया था, थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, तो ये चैनल्स ओपन हो गए। अब इसमें होगा कि सोडियम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक रीच करेगा। हमको पता है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना होता है फॉर सोडियम, दैट इज +61 मिलीवोल्ट। तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो रैपिडली जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक रीच करे। तो ये रैपिड इंक्रीज होगा, इसकी सेल जो है ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे, सेल अपनी निगेटिविटी को लॉस करती जाएगी, रैपिडली उसकी नेगेटिविटी जो है लॉस होती जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉइंट है जब ये 0 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो उस पर भी रुकता नहीं क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर रीच करने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो ये रैपिडली और इंक्रीज होगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे इसका पहले रेस्टिंग स्टेट में क्या था, एक्टिवेशन चैनल गेट ओपन क्लोज थे, ये दोनों आपस से जुड़े हुए हैं, इनएक्टिवेशन गेट ओपन था। फिर ये जब स्टिमुलेट हुआ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच गया तो एक्टिवेशन गेट ओपन हो गए, इनएक्टिवेशन गेट अभी भी क्लोज नहीं हुए हैं, ओपन है, तो रैपिडली सोडियम इनसाइड आएगा। फिर क्या होगा, जब ये 0 पोटेंशियल को भी क्रॉस कर जाएगा, उसके भी ऊपर चला जाएगा, रैपिडली इंक्रीज होगा, इसको हम स्पाइक पोटेंशियल या ओवरशूट कहते हैं। इमीडिएटली क्या होता है कि इसकी जो एक्टिवेशन गेट्स होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं, और इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज होने लगते हैं, इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा, इनएक्टिवेशन गेट जो है वो कंप्लीटली क्लोज हो गया है और एक्टिवेशन गेट अभी क्लोज नहीं हुआ। तो क्या हो गया कि सोडियम का इनसाइड आना जो है वो रैपिड इनफ्लक्स क्लोज हो जाएगा, तो ये रैपिडली जो है वो फॉल हो जाएगा। तो ये जो इस पोटेंशियल है जो रैपिडली इंक्रीज हुआ और रैपिडली फॉल हो रहा है क्योंकि सोडियम के जो एक्टिवेटेड गेट था, मतलब इनएक्टिवेशन गेट था, वो भी क्लोज हो गया, तो सोडियम जो है वो अब आना बंद हो गया इनसाइड। तो इसको हम ये वाला जो है रैपिड इंक्रीज और रैपिड फॉल, इसको हम कहेंगे स्पाइक पोटेंशियल या ओवरशूट कहेंगे। और यहाँ पे ये जो रैपिडली इंक्रीज हुआ था आफ्टर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। So these are the phases of the action potential. तो first is latent period, then firing start हुई थी जब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे स्टार्ट हुई थी यहाँ पे फायरिंग, जब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे रीच हुई थी, रैपिडली एक्शन पोटेंशियल नेगेटिविटी कम होती जा रही थी, तो दैट इज डीपोलराइजेशन। फिर ये ओवरशूट हुआ था। अब क्या होगा कि जैसे ही सोडियम का अंदर आना बंद हो जाता है, इमीडिएटली जो पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए जो है वो परमेबल हो जाता है, सोडियम के लिए इम्परमेबल हो जाता है। तो जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और रैपिडली क्या है, पोटेशियम लीक आउट होने लगता है। दीज आर नॉट द अनगेटेड चैनल, नॉट लीकी चैनल, दीज आर द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जिनके थ्रू जो है वो पोटेशियम का लॉस होने लगता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, सेल अंदर आ रही थी, पहले सेल पोलराइज स्टेट में थी और रैपिडली सोडियम अंदर आ रहा है तो डीपोलराइज हो रही, तो इसको इस फेज को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। फिर इमीडिएटली सोडियम के इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया है। फिर इसके बाद क्या, अगेन रेस्टिंग स्टेट में जाएगी, इसमें एक्टिवेशन गेट पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे, एक्टिवेशन गेट ओपन आएंगे। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा है कि पोटेशियम चैनल्स के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई, पोटेशियम के लिए पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, पोटेशियम लीक आउट हो रहा है पोटेशियम चैनल के थ्रू, तो सेल में अब क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। तो ये हो जाएगा रीपोलराइजेशन। इसमें पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए हैं और पोटेशियम इनफ्लक्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम का इनफ्लक्स हो रहा है। तो सेल जो है वो अगेन नेगेटिविटी, जैसे जैसे पोटेशियम अंदर जाएगा सेल के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचती है वो और नेगेटिव और
जितना उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उससे भी ज्यादा पोटेशियम जो है वो लीक आउट होते जाते हैं। तो सेल में एडिशनल पोटेशियम लीक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचता है तो यहाँ से भी पोटेशियम लीक आउट हो रहा है और वोल्टेज गेटेड से भी पोटेशियम लीक आउट हो रहा है। तो ये क्या होता है, थोड़ा और मोर नेगेटिव हो जाता है देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और फिर धीरे धीरे क्या है, फिर ये वाले वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये पोटेशियम यहाँ से लीक आउट होकर धीरे धीरे ये जो है वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट है। तो इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस पार्ट को जो ये अगेन थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है एज कम्पेयर टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट, फिर धीरे से वो वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेशियम चैनल में क्लोज हो जाते हैं। इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और यहाँ पर जब ये पहुंचने वाला होता है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसको कुछ बुक्स मेंशन करती हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन, लेकिन ये मिसनोमर है। तो ये डीपोलराइजेशन वाली ही स्टेट, लेकिन इस पार्ट को जो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से लेकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये वाला पार्ट है, इसको आफ्टर डीपोलराइजेशन भी कुछ बुक्स मेंशन करती हैं। तो दिस इज हाइपर। दीज आर द फेजेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट इज लेटेंट पीरियड, फिर फायरिंग लेवल होता है जब लोकल पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचता है। तो डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड रिपोलराइजेशन, जो स्पाइक पोटेंशियल है ओवरशूट, देन रिपोलराइजेशन, आफ्टर डिपोलराइजेशन और ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे आयनिक चेंजेस होते हैं और कैसे क्या क्या फेजेस होती हैं एक्शन पोटेंशियल की। अब हम देखते हैं कि यदि हम इसका परमेबिलिटी का ही ग्राफ इस तरीके से यदि हम बताएं तो यहाँ पर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हम बनाते हैं मिलीवोल्ट में, और यहाँ पर हम परमेबिलिटी को देखते हैं। तो ये है -70 मिलीवोल्ट, ये है -55 मिलीवोल्ट, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। तो यदि यहाँ पर हम सोडियम की परमेबिलिटी को मेंशन करें, तो सोडियम की जो परमेबिलिटी है वो इस तरीके से डिपोलराइजेशन के टाइम पर इंक्रीज होती है और फिर इस तरीके से डिक्रीज हो जाती है। फिर यदि हम पोटेशियम की परमेबिलिटी देखें, तो पोटेशियम की परमेबिलिटी जब यहाँ पे वो डिपोलराइजेशन के बाद स्टार्ट होगा पोटेशियम, और फिर वो इस तरीके से इंक्रीज होता है। तो ये हमारा डायग्राम फॉर पोटेशियम परमेबिलिटी यहाँ पे, और ये हमारा सोडियम की परमेबिलिटी। और इसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग हियर। यदि हम कैल्शियम का कंसंट्रेशन की बात करें कि ये सेल है हमारी, सेल के अंदर यदि कैल्शियम का कंसंट्रेशन ऑल्टर होता है, लाइक यदि कैल्शियम की डेफिशिएंट स्टेट है, या हम बात करते हैं कि सपोज कैल्शियम कंसंट्रेशन हायर है, तो क्या होगा सेल की एक्साइटेबिलिटी में। तो यदि सेल के आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है कि जो सोडियम चैनल्स थे, ये कैल्शियम उनसे अटैच हो जाता है सोडियम चैनल से, और सोडियम के लिए जो उसकी परमेबिलिटी है वो उसको कम कर देता है। तो उसके लिए सोडियम की परमेबिलिटी कम हो जाएगा, तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएंगे डिपोलराइज। तो ये सेल को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबलाइजेस दी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से उसकी एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाती है, सेल की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन आउट ऑफ द सेल, इट डिक्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी। इसका जस्ट यदि हम अपोजिट कर दें यदि सेल, तो ये इसलिए क्या होता है कि टेटेन की स्टेट आती है, और यदि कैल्शियम का कंसंट्रेशन आउटसाइड कम हो जाए तो सेल की क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया, तो क्या करेगा, ये सेल की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर आते हैं, उसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कम हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा सेल एक्साइट होगी तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में हमको टेटेन की स्टेट मिलती है। So that is about the action potential. We will discuss about the properties of action potential next, and what is the difference between the local potential and action potential.